का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम। इसके पहले हमने आपको प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता बताई थी और जैसा आप जानते हैं कि अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की जरूरत पड़ती है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो हमने प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में दो माध्यम लिए थे, एक वायु और दूसरा जल। लेकिन यहां पर हम विभिन्न माध्यम ले रहे हैं, इसके साथ हम एक माध्यम और ले लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि हमारे पास तीन माध्यम है। पहला है वायु यानी एयर, जिसके लिए हम ए लिखते हैं। दूसरा जल यानी वाटर, जिसके लिए हम W लिखते हैं। तीसरा कांच यानी ग्लास, जिसके लिए हम G लिखते हैं। और इसके नीचे हमने फिर से वायु ले ली यानी एयर, जिसे हम A लिखते हैं। हमने मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण ये कोई प्रकाश की किरण है जो वायु से जल में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी ये इस तरह से ना जाकर थोड़ी सी क्या होगी, या तो अभिलंब की ओर आ जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अगर हम वायु और जल की तुलना करें तो वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, और जल जो है वो सघन है। जाहिर सी बात है, वायु जो है वो गैस है, जल द्रव है। तो द्रव जो होता है वो ज्यादा घना होता है, किसकी तुलना में, गैस की तुलना में। यानी जल जो होगा वो वायु से घना होगा, इसलिए ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। ठीक। तो अब यहां पर जब वायु प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इस तरह से सीधे ना जाकर थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमने इसको अभिलंब की ओर झुका दिया। उसके बाद ये प्रकाश की किरण जल से होते हुए कांच में जाएगी। अगर हम जल और कांच की बात करें तो जल जो है वो द्रव है और कांच है ठोस। अब क्या है, जल द्रव है, कांच ठोस है। ठोस द्रव की तुलना में अधिक घना होता है, इसलिए ये सघन हो जाएगा और ये विरल। अब क्या हो जाएगा, जल विरल की तरह व्यवहार करेगा और कांच सघन की तरह व्यवहार करेगा। और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमने मान लिया वो इस तरह से अभिलंब की ओर झुक गई। ये सीधे ना आकर इस तरह से थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखिए यहां पे पुनः प्रकाश की किरण जो है वो कांच से वायु में जा रही है। अब कहां जा रही है, कांच से वायु में। कांच और वायु की तुलना करें तो कांच ठोस है, वायु गैस है। ठोस वायु और द्रव दोनों से क्या होता है, घना होता है, इसलिए अब ये सघन है और ये विरल है। यानी अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही, उल्टा अभी तक विरल से सघन में जा रही थी, अभिलंब की ओर झुक रही थी। अब सघन से विरल में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर हटेगी। और जब दूर हटेगी तो इस तरह से बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब देखिए हमने वायु और जल के लिए मान लिया ये है आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। हमने मान लिया वायु और जल के लिए आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाती है
तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, यहां पे हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, जहां आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण। आई क्या होता है? आपतन कोण, और आर अपवर्तन कोण होता है। फिर माध्यम की बात करें तो प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, तो प्रकाश की किरण जहां से चलती है उसे पहले लिखते हैं और जहां जाती है उसे बाद में। तो प्रकाश की किरण वायु से चल रही थी, तो वायु के लिए एयर ए पहले लिखा और जल के लिए डब्ल्यू बाद में लिख दिया। तो ए एंड डब्ल्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहां पर देखिए, ये दोनों, हम इन दोनों की तुलना कराएं तो ये दोनों एक समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और ये जेड जैसी आकृति बनती है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं और आपस में बराबर, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जितना कोण ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। अब ये कोण आर है तो ये कोण भी आर होगा, तो यहां पर ये कोण भी आर हो जाएगा। और हमने मान लिया कि अपवर्तन कोण जो है वो आर डैश है, यानी अब आपतन कोण क्या हो जाएगा? ये आपतन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण। भाई अब हम जल से कांच में अपवर्तन करा रहे हैं, तो अब ये आपतन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण। तो पुनः जब प्रकाश किरण जल से कांच में जाती है तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है? n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, जहां आई आपतन कोण होता है, आर अपवर्तन कोण। बट यहां पर आपतन कोण हमने क्या माना है? आर, तो आपतन कोण आर रख देंगे और अपवर्तन कोण आर डैश रख देंगे। माध्यम की बात करें तो प्रकाश की किरण जल से चलकर कांच में जा रही है, जिससे चलती है उसे पहले रखेंगे, जिसमें जाती है उसे बाद में। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली जैसे ये दोनों अब एकांतर कोण थे, बराबर हो गए, उसी तरह ये दोनों भी एकांतर कोण हैं और बराबर होंगे, यानी ये भी आर डैश हो जाएगा। क्लियर? फिर प्रकाश की किरण वायु से आई कोण पर प्रवेश कर रही है, इसलिए वायु में जब निकलेगी तो भी कोण आई पर ही निकलेगी। कोई किरण या प्रकाश किसी माध्यम में जिस कोण से प्रवेश करता है और कई माध्यमों से होकर वापस उसी माध्यम में आता है, तो जिस कोण पर प्रवेश करता है उसी कोण से बाहर निकलता है। तो अगर ये कोण हमने आई माना है तो यहां पर भी कोण कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब हम कांच से वायु के लिए अपवर्तन कराएंगे, तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है? n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए यहां पे अब आपतन कोण कितना है? आर डैश, और अपवर्तन कोण क्या है? आई। और माध्यम की बात करें तो कांच से वायु में जा रही है, यानी ग्लास से चल के एयर में जा रही, तो जी पहले लिखा, ए बाद में लिखा। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा देंगे।
तो जब हम इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो जब इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलएचएस का एलएचएस में मल्टीप्लाई होगा, आरएचएस का आरएचएस में मल्टीप्लाई। तो ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए, हमने ये और ये तीनों ले लिया। इक्वल में इन तीनों को ले लेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई, ये हो जाएगा। तो अब देखिए साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर डैश से साइन आर डैश, साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इक्वल 1। एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया। अब यहां पर देखिए तीनों की तुलना कीजिए, तो इन दोनों में वायु है जबकि इसमें वायु नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़कर इन दोनों को दूसरी ओर ले आएंगे। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन जी इक्वल 1 अपॉन इन दोनों का इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए। हम इन दोनों को यहां ले आए। अब देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से क्या होता है, ए एन जी इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन जी एन ए होता है। जब हम माध्यम बदल देते हैं तो अपवर्तनांक 1 अपॉन में आ जाता है। तो देखिए हमने ए एन जी को लिखा 1 अपॉन जी एन ए, तो यहां पर देखिए 1 अपॉन जी एन ए, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए एन जी, हम ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल क्या आ जाएगा, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। यानी दूसरा फॉर्मूला क्या आया कि अगर डब्ल्यू एन जी यानी दो अलग अलग माध्यम दिए हों वायु के अलावा, तो हम क्या करते हैं, पहले जो माध्यम पहले लिखा होता है उसको नीचे ले जाते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसे ऊपर। तो हम जो माध्यम पहले लिखा है उसे नीचे ले गए, जो माध्यम बाद में लिखा है उसे ऊपर, और दोनों को वायु के सापेक्ष ले लेते हैं। यानी डब्ल्यू एन जी इक्वल हो जाएगा ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। अब सपोज कीजिए हमारे पास दो माध्यम कौन कौन से हैं, एक है डायमंड और एक है बेंजीन। बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक होता है, डायमंड आप जानते ही हैं। तो अब हम यहां पर डी एन बी निकाल रहे हैं। तो डी एन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी एन बी निकालने के लिए जो पहले लिखा होगा उसको नीचे लाएंगे, यानी एन डी, और जो बाद में लिखा होगा उसको ऊपर ले जाएंगे और दोनों को 5 के सापेक्ष लिख देंगे। सपोज कीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्लिसरीन और वाटर, ये दिया हुआ है। एक ग्लिसरीन है, दूसरा वाटर है। तो अब क्या होगा, जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा, जो बाद में लिखा है वो ऊपर आएगा, और दोनों को वायु के सापेक्ष लिख देंगे। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आपके ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इस पर संबंधित से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। वायु के सापेक्ष या दे देगा ए एन जी इक्वल 4/3 और ए एन डब्ल्यू इक्वल 3/2। तो डब्ल्यू एन जी और
जी एन डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ए एन जी दिया है, ए एन डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू एन जी और जी एन डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल क्या होता है, जो पहले दिया होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो बाद में दिया होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। नीचे के लिए हमने नीचे साइन बनाया, ऊपर के लिए ऊपर। जो पहले लिखा होगा उसे नीचे, जो बाद में लिखा होगा उसे ऊपर। फिर दोनों को वायु यानी एयर के सापेक्ष ले लेते हैं। तो अब देखिए ए एन जी की वैल्यू है 4/3 और ए एन डब्ल्यू की वैल्यू है 3/2। मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। तो डब्ल्यू एन जी की वैल्यू हो जाएगी 8/9। फिर हमें निकालना है जी एन डब्ल्यू की वैल्यू। जी एन डब्ल्यू की वैल्यू आप दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो जी एन डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाइए, जो पहले लिखा होता है उसे नीचे, जो बाद में लिखा होता है उसे ऊपर। तो ये हो जाएगा एन जी एन डब्ल्यू और दोनों में ए लगा दें। दोनों की वैल्यू हमें दी है, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। या फिर आपने प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पढ़ी है, जब हम माध्यम चेंज कर देते हैं तो अपवर्तनांक कहां आ जाता है, नीचे। यानी जी एन डब्ल्यू इक्वल 1/WNG। और WNG की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 8/9। ये 9 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9/8। जहां से निकालें अगर, तो ANW की वैल्यू है 3/2 और ANG की वैल्यू है 4/3। 3 ऊपर आएगा, 4 नीचे, 9/8। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गई, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे। फिर इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, अब डायरेक्ट एएनजी वगैरह ना देके कह देगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। तो अब यहां पर देखिए हमें दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं और अपवर्तनांक किसका है, कांच का यानी g। और जिसके सापेक्ष होता है उसे हम पहले लिखते हैं। वायु के सापेक्ष है तो a, इसकी वैल्यू दी है 3/2। फिर दिया है जल का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका है, जल का यानी वाटर w। और किसके सापेक्ष, दोनों ही वायु के सापेक्ष दिए हैं, इसकी वैल्यू है 4/3। तो अब हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी हमें अब अपवर्तनांक ज्ञात करना है किसका, जल का यानी W वाटर। किसके सापेक्ष, कांच के यानी ग्लास के, यानी हमें GNW की वैल्यू निकालनी है। तो GNW यहां से क्या हो जाएगा, GNW पहले वाले को नीचे, बाद वाले को ऊपर, यानी NW/NG, और दोनों को वायु के सापेक्ष ले लेते हैं। तो ANW की वैल्यू है 4/3 और ANG की वैल्यू है 3/2। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है, सापेक्ष नहीं देता है, उस जगह या तो बोल देगा कांच का अपवर्तनांक या कह देगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कह दिया जल का अपवर्तनांक 1.2 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो जल के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक बताइए। अब देखिए यहां पर हमें सापेक्ष नहीं दिया है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर किसी क्वेश्चन में माध्यम का अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष ना हो तो वो हमेशा वायु के सापेक्ष होता है। तो यहां जल का अपवर्तनांक n दिया है, किसका? जल का, यानी W 1.2, और कांच का अपवर्तनांक किसका? कांच का, यानी ग्लास 1.5। किसी के सापेक्ष नहीं दिए हैं दोनों, इसलिए दोनों को A मान लेते हैं। ना भी आप मानिए तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, किसका? कांच का, यानी Ng। किसके सापेक्ष? जल यानी वाटर के सापेक्ष। तो WNg इक्वल जो पहले लिखा होता है उसे नीचे, जो बाद में लिखा होता है उसे ऊपर रखते हैं, यानी Ng/Nw। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, दोनों यहां A लगा दीजिए और यहां भी A लगा दीजिए। अब जैसे जल का अपवर्तनांक बोला है, ये कह सकता है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका मतलब भी यही है, क्योंकि जब हमने अपवर्तनांक के प्रकार बताए थे तो उसमें बताया था कि यदि पहला माध्यम वायु होता है तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अगर यहां पर जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखा है मतलब सापेक्ष वायु है।